वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 मार्च को जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है इकोनॉमिक्स का, उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो आज हम लोग जो लेके आए हैं वो लेके आए सीबीएसई का सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन। अब हम लोग सॉल्यूशन के साथ पूरे का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझेंगे यहाँ पे कि भैया क्वेश्चन जो दिया गया है उससे और भी तो सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं एमसीक्यू फॉर्म में उससे भी तो और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही लगभग क्वेश्चन पेपर आ जाए, हम लोग ऐसा एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी रखते हैं, और जब हम लोग किसी चीज को करते हैं तो हम लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर रखें कि इससे समहाउ रिलेटेड विद सारे टॉपिक्स मुझे बनने चाहिए या आने चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सफर है वो स्टार्ट होता है काय के साथ, तो सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्यूशन के साथ हमारा आज का सफर स्टार्ट होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर की स्ट्रैटेजी समझ ले। इसमें दो टॉपिक्स है, मतलब कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका, और दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखा जाए तो इसमें भी 40 मार्क्स और इसमें भी 40 मार्क्स हम लोगों को 100% क्या करने हैं भैया, अचीव करने हैं। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है जिसमें 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग 6 शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। शॉर्ट तो नहीं, ये लॉन्ग ही हो गया अपने आप में, जो कि 4 मार्क्स के होंगे यहाँ पे। 100 वर्ड्स 80 वर्ड्स लिखना, मतलब मेरे हिसाब से तो लॉन्ग आंसर ही हो गया ना भाई, कहीं ना कहीं। और यहां पर 4 लॉन्ग आंसर से, जो कि लगभग क्या है 6 मार्क्स के होंगे, जिसमें 100 से लेकर 150 वर्ड्स हम लोगों को यहाँ पे लिखने होंगे। तो ये हमारा एक पाथवे हो गया जिसपे आज हम लोगों को चलना है, और ये 3 घंटे की जो भी आपकी मेहनत है वो आपके लाइफ टाइम जो है यहाँ पे काम आने वाली है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है भाई, क्योंकि आंसर यहीं से बनने वाला है हमारा। सबसे पहली स्टेटमेंट ये बोलता है, मतलब ये असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन हो गया। The consumption curve is an upward sloping straight line curve due to direct relationship between the income and the consumption of constant marginal propensity to consume। चलिए सबसे पहले हम लोग तो दिमाग में ये लाए कि अगर मान लेते हैं हम लोगों ने ये कर्व बनाया कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा इनकम, और हमें पता है कि जो कंजप्शन है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है वो सी बार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग इनकम की बात करें तो इनकम हमेशा 45 डिग्री पे चलती है। ओके, अब ये बोलता है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एंड द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है भैया? तो हमारे पास जितनी भी इनकम आएगी हम लोग उससे कितना पैसा किसी चीज को खरीदने में लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये बोल रहा है, फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझे क्योंकि बोर्ड एग्जाम है इसलिए हम लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा। बोलता है द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड द कंजप्शन। तो इनकम और कंजप्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसे? जब आप कोई पैसा कमाएंगे तभी तो कोई चीज को खरीदने जाएंगे। कोई चीज को खरीदना मतलब यहां पे कंजप्शन से रिलेटेड है। और इसमें बोलता है कि एमपीसी जो है यहां पे क्या होगा भाई साहब? कांस्टेंट होगा। एमपीसी क्या होगा यहां पे? कांस्टेंट होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो सही है? पहली बात बोलता है एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड द कंजप्शन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, बोल रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व और जो कंजप्शन कर्व होता है वो क्या हमेशा पैरेलल होता है एक दूसरे से। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। तो आंसर में बोलता है इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको सही आंसर यहाँ पे ढूंढना है। बोलता है स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 1 सही है। बोलता है बट 2 is false, मतलब सेकंड इज फॉल्स। बिल्कुल नहीं भाई, ये गलत है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 is false एंड स्टेटमेंट 2 is true, ये भी गलत है भाई, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट मेरे सही है। तो यहां बोलता है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सो द आंसर इज आंसर नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा भैया? बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हुआ। इसी के साथ हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोलता है ओइंग टू द यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइजेस ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। हाँ भैया, ये ध्यान से सुनिएगा कि ये जो ओपेक कंट्रीज होती है, ठीक है, ये 13 कंट्रीज मिलकर पूरे वर्ल्ड को क्रूड ऑयल सप्लाई करती है।
ठीक है। अब यहां पे वॉर हो गया तो इसके कारण क्या कहीं ना कहीं सप्लाई साइड जो है क्रूड ऑयल का वो अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके कारण इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको हम लोग यहां पे समझते हैं। ये बोलता है यहां पे प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन इंडिया विल राइज। अब ध्यान से समझिए भाई, अगर मान लेते हैं कि सप्लाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप क्या कार्स का प्रोडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? क्यों? क्योंकि लोग सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि रेगुलर जो एक्सपेंसेस है वो है डीजल या पेट्रोल का, और वही बहुत ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पे क्या इंडिया के लोग प्रोडक्शन ऑफ कार को बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। नंबर 2 बोलता है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज। क्या इससे साइकिल इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगी? क्या ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत फार अवे प्लेसेस जो है वो आप साइकिल से क्या नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसका इंपैक्ट साइकिल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। तीसरा बोलता है इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज। क्या यूएस डॉलर इंडिया में बहुत ज्यादा आने लग जाएगा? भैया इससे यूएस डॉलर का कोई लेना देना हमें है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पैसे की जरूरत थोड़ी ना, हमें तो क्रूड ऑयल की जरूरत है, और हम लोग क्या करेंगे यहां से? क्रूड ऑयल का पैसा देंगे। ठीक है, तो यहां पे इनफ्लो तो नहीं होगा सर जी, यहां पे आउटफ्लो हो सकता है। आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। अब क्योंकि ये महंगा हो गया है, डिमांड ज्यादा हो गई है, प्राइस बढ़ गई, तो हमारे यहां से पैसा जो है पहले से कंपैरेटिवली ज्यादा जाएगा। क्या जाएगा भैया? पहले से पैसा यहां से ज्यादा जाएगा। तो आंसर इसका होना चाहिए आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इसका अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पसेस। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बताइए जो कि आपसे पैसा ही इसलिए लेता है ताकि वो दूसरों को पैसा दे सके। ठीक है ना? ओके, अब ये कमर्शियल बैंक होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। ठीक है ना? आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था, बैंकिंग का जो पहला काम होता है वो सिर्फ ये होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। ठीक है ना भाई? तो अब जो पैसा आया है उसको एक्सेप्ट करेगी बैंक, और बैंक के पास पैसा आएगा तो वो क्या कर देगी? इसको लेंड कर देगी, मतलब दूसरे को उधार दे देगी। अब अगर मान लेते हैं उसने एक्सेप्ट करा, मान लेते हैं 4% पे, तो लेंडिंग करेगी वो 6% पे। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वही बैंक का फायदा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे स्प्रेड। क्या बोलते हैं भाई? स्प्रेड। तो यहां पे इसने जो पैसा लिया है वो जो रेट पे ये लेगा उसको बोलते हैं हम लोग सर जी बोरोइंग रेट। क्या बोलते हैं? बोरोइंग रेट। और ये जो पैसा दूसरे को उधार देगा उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे लेंडिंग रेट। क्या बोलते हैं सर जी? लेंडिंग रेट। ओके, चलिए तो यहां तक के समझ में आ गया। तो क्वेश्चन तो हमारा सीधा कनेक्ट हो रहा है कैसे भाई? कमर्शियल बैंक से। क्यों कमर्शियल बैंक से? क्योंकि कमर्शियल बैंक का ही मेन काम होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आंसर बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। वो बोल रहा है जो भी हमारे यहां से एक्सपोर्ट होगा वो, अब हम लोग दो साइड लिख लेते हैं भैया, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो बोल रहा है एक्सपोर्ट को हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिख सकते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। बोला कैपिटल अकाउंट में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग कहां लिख देंगे भैया? क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ऐसा आपसे पूछता है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है यहां पे। ठीक है भैया, अब यहां पे समझिए, तो जो एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट हम लोग जब करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हम लोगों ने कहां लिख दिया भैया? क्रेडिट साइड में लिख दिया, किसके? करेंट अकाउंट में। ऐसे ही एफडीआई भी इंडिया में आया तो उसको भी हम लोगों ने कहां लिख दिया? क्रेडिट साइड में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? सही है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसमें एक फॉल्स है, इसमें ये फॉल्स है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। जब दोनों स्टेटमेंट सही होती है तो आंसर क्या होता है? आंसर नंबर 3, मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर
ट्रू। तो दोनों ही आंसर क्या है हमारे सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो दी गई है वो बिल्कुल 100% सही दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। पहले बोलता है नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या नेट इन्वेस्टमेंट जो है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? और बोलता है कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या कैपिटल अपने आप में एक ये फ्लो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से ये चीजें पूछी गई है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है और ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। हमें यह पता है कि स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, और फ्लो का मतलब क्या होता है? जो कंटिन्यूअसली चलता रहे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों जो आंसर है बिल्कुल सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पे। ठीक है, बट अब यहाँ पे समझते हैं कि डिफिकल्टी कहां आती है हमें। तो हम लोग ये समझते हैं कि स्टॉक का मतलब होता क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पे जो चीजें रुक जाए। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग रुक जाएंगे? यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार पैसा लगाओ और भूल जाओ। और ये बोल रहा है कैपिटल जो है बार बार लगाते जाएंगे। कैपिटल एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती। और इन्वेस्टमेंट जो है वो बार बार हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो नहीं है भाई, एक सही तो नहीं है इसमें। जब एक सही नहीं है तो बचा क्या भैया? या तो दोनों सही है या तो दोनों गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो दी गई है वो गलत दी गई है। कैसी दी गई है? गलत दी गई है। तो मतलब बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे फिफ्थ का ही अल्टरनेटिव पार्ट पे हम लोग आते हैं। रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे अल्टरनेटिव्स दिए गए और हमसे पूछा गया है। चलिए तो अब यहाँ पे बोलता है ये नेशनल डैश जनरेशन फेस, दूसरा नेशनल इनकम, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस, और यहाँ नेशनल एक्सपेंडिचर, यहाँ डैश फेस आपसे पूछता है। ठीक है, मतलब यहाँ चीजों का प्रोडक्शन होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ पे उस पैसे का यूज किया जाएगा। जहां पैसे का यूज किया जाता है उसको कहा जाता है डिस्पोजिशन। क्या कहा जाता है भैया? डिस्पोजिशन। क्या यहाँ पे ये डिस्पोजिशन दिया हुआ है किसी में? हाँ सर जी, ये इसमें डिस्पोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, और अब ये बोल रहा है यहाँ पे पहला नेशनल क्या होना चाहिए भैया? जब तक कि आप चीजों को बनाओगे नहीं तब तक कोई बेचोगे कैसे? तो यहाँ पे जो चीजों को बना के आप लोग बेचने वाले हैं दैट इज नोन एज आउटपुट। क्या कहलाएगा? आउटपुट। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे आउटपुट एंड डिस्पोजिशन। क्या होना चाहिए आंसर यहाँ पे? आउटपुट एंड डिस्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। मतलब आंसर नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बहुत सही सिस्टम चल रहा है हम लोग को यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ इन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी दी है भैया? 4। ऑटोनॉमस कंजप्शन इज ₹30। द रेलेवेंट कंजप्शन फंक्शन वुड बी। कौन सा रेलेवेंट फंक्शन होगा यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं भैया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब यहाँ पे हम लोग के लिख लेते हैं। के कितना दिया भैया? 4 दिया गया है। ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब सी बार की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? यहाँ पे 30 दी गई है। ओके, और कुछ बोल रहा है क्या भाई? और कुछ भी नहीं बोल रहा है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि k इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस MPC। चलिए तो हमारे पास k की वैल्यू है सर जी यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं 1/1 माइनस MPC। इसको इधर ले जाते हैं सर जी, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं हम लोग भैया, 4 को इधर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लोग फिर से करते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां तक की चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहां पे इसको लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 × 4 MPC, और यहां 1 एज इट इज है। चलिए इसको हम लोग ले जाते हैं -4 MPC इज इक्वल टू 1/4। ठीक है भाई, चलिए 1/4 हो गया यहाँ पे। ओके, अब ये 1/4 को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं भैया? 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको इधर ले आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये 1/4 हो गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ 0.25 मान लेते हैं भाई। 0.25 यहाँ कितना बच गया? -4 MPC। और क्या कर सकते हैं भैया हम लोग? इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं क्या?
चलिए, एग्जाम में बहुत सारे कंफ्यूजन आएंगे, तो इस सब कंफ्यूजन से हम लोगों को क्या करना है भाई, बचना है। या तो हम लोग एक काम सीधा कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग 1 माइनस एमपीसी को इधर ले आए, इज इक्वल्स टू 1/4 को यहीं रहने दे एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे ये एमपीसी को उधर ले जाते हैं और 1-4 को इधर ले आते हैं। ये सबसे आसान तरीका लग रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन जो हम लोग ले रहे हैं हो सकता है गलत हो जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, तो इसको हम लोगों ने माइनस किया था, 4 - 1/4 इज इक्वल्स टू हो गया एमपीसी। अब यहाँ पे कितना हो गया भाई, 3/4 इज इक्वल्स टू एमपीसी। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ 0.75 इज इक्वल्स टू एमपीसी। तो ये वाला जो है ये तो लेंदी प्रोसेस हो रहा था, तो हम लोगों ने ये शॉर्ट कर लिया भैया, एक बार में ही हमारा सीधा सीधा आ गया। तो यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, 0.75। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो होता है सी बार प्लस बी इंटू वाई, सी बार प्लस बी इंटू वाई। तो यहाँ पे सी बार की वैल्यू कितनी दी गई है 30, और बी की वैल्यू कितनी आ गई सर जी 0.75, और हमें वाई दिया हुआ है क्या, यहाँ पे वाई नहीं दिया हुआ है, तो वाई को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये ऑप्शन है क्या सर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या 30 + 0.75 वाई, इट इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये वाले ऑप्शन से आपको नहीं मूव करना, ये वाले ऑप्शन से आपको मूव करना। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो गया सर जी, तो आंसर हो गया 6 का हमारा ए, 30 + 0.75 वाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजप्शन, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इंक्रीज इन नेशनल इनकम और कंजप्शन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा वाई, और इंक्रीज इन कंजप्शन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा सी। ओके, अब ये बोलता है कि भैया एमपीएस हम लोग निकाल सकते हैं क्या, या आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एमपीएस, हमें वैल्यू निकालनी है एमपीएस की। तो बोलता है कि ये इक्वल टू यूनिटी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, या इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू होता है c + s। ठीक है, अब हमें पता है y इज इक्वल्स टू अगर c + है तो y - c इज इक्वल्स टू s होगा, या y - s इज इक्वल्स टू c हो गया। अगर तीनों में हम लोग चेंज निकाले तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c + डेल्टा s, ये हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए वैल्यू, जब इंक्रीज करें हम लोग नेशनल इनकम में, जो कि बराबर है कंजप्शन के। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देते हैं कि डेल्टा y और डेल्टा c। अब इसमें क्या बोलता है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम में और इंक्रीज हुआ कंजप्शन में, तो इसके हिसाब से एमपीएस क्या होना चाहिए, तो एमपीएस की वैल्यू यहां पे होनी चाहिए मेनली इक्वल्स टू 0। क्या होना चाहिए भैया, इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या होना चाहिए एमपीएस का भैया, इक्वल्स टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। बोलता है मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, कब मनी सप्लाई यहां पे इंक्रीज होगी, पहला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, ये जो आरबीआई है वो क्या करे भैया, मनी का सर्कुलेशन बढ़ा दे, किसमें, पूरे सिस्टम में, मतलब इकोनॉमी में। द कमर्शियल बैंक एक्सपांड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, या तो क्या करे कमर्शियल बैंक क्रेडिट ऑपरेशन बढ़ा दे, मतलब लोगों तक के उधार और पहुंचाने लग जाए। टैक्स रेट्स आर रिड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी ऑटोमेटिकली सरकार के पास पैसा ज्यादा आने लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेस द बैंक रेट, बट यहां पे बोल रहा मनी सप्लाई बढ़ाने के बाद, और ये तो बोल रहा है कि भैया मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब बैंक रेट बढ़ाओगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, यहां पे हमारी कम हो जाएगी। तो हमसे अल्टरनेटिव पूछता है 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 4 आर करेक्ट, 4 तो यहां पे गलत हो गया, 4 यहां पे भी गलत हो गया, और 4 यहां पे भी गलत हो गया। इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी, 1 2 3 आर करेक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 आर करेक्ट। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझ में आ गई है भाई, आंसर नंबर 1 हमारा सही है, 1 2 3 आर करेक्ट। चलिए अब हम लोगों से पूछता है क्वेश्चन नंबर 8 में, बोलता है सपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, एक इमेजिनरी इकोनॉमी है जहां पे ये कुछ डेटा दिया गया, जिसमें से 2010 में 280 विजिबल एक्सपोर्ट था और 240 विजिबल एक्सपोर्ट था। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया गया है। एक्सपोर्ट हमारा 280 था जो कि ज्यादा है, इंपोर्ट जो है
हमारे यहाँ कम है जो है 240। मतलब ये बात हो रही है भैया पॉजिटिव की, क्यों? क्योंकि हमारे से एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये हमेशा पॉजिटिव सेंस शो करता है। यहाँ पे 2020 में ये बढ़ के 580 हो जाता है और ये 460 हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी ये दोनों देखा जाए कंपैरेटिवली तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट जो है यहाँ पे अभी भी कम है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 टू 2020 इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे 100% यहाँ पे सही है? ओके, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या ट्रेड में इंप्रूवमेंट हुआ? इंक्रीज इन ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान, यहाँ नुकसान तो कहीं से नहीं हो रहा। इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स की यहाँ बात नहीं हो रही है, सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। डिटेरियोरेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो गया? नहीं, ये तो बड़ा है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए, इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या हो जाएगा? इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को कुछ डेटा दिया गया है, पूछता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री। एक इमेजिनरी कंट्री है, वहां पे ये सब ट्रांजैक्शंस हुए हैं। करंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन होता है और अमाउंट दिया गया है। इसमें विजिबल एक्सपोर्ट होता है 100 करोड़, विजिबल इंपोर्ट होता है यहाँ पे कितना? 150 करोड़। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स होता है 70 करोड़ एंड इनविजिबल इंपोर्ट्स होता है यहाँ पे 30 करोड़। नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस जो है वो कितना बच रहा है यहाँ पे? 15। आगे बोलता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी, कितना बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट में? बी डैश ऑफ डैश 1000 करोड़। तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो इसके हिसाब से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वो डिफरेंस आएगा भैया। नेट करंट ट्रांसफर बैलेंस आपको दिया हुआ है कितना? 15, और इनका जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो कितना आता है भैया? 10 आता है। तो 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट विल बी, क्या होगा? सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा। तो यहाँ तो फायदा हो रहा है, तो फायदा होगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया? सरप्लस होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे भैया? सरप्लस 5। कितना होगा? सरप्लस, डेफिसिट तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर भैया? सरप्लस 5। कितना आएगा? सरप्लस 5। तो आंसर क्या है हमारा? बी, सरप्लस 5। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ए एंड आर की बात करेंगे, असर्शन और रीजन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मान के चलो, और उसका आंसर दिया, क्या ये सही है या गलत है? हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, अब ये पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, ये एग्जाम में याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। और एंड का मतलब होता है प्लान्ड। अब ये बोलता है एक्स मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वेयर एज एक्स एंड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द एक्चुअल लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए भैया उल्टी उल्टी बातें लिखी गई है। रीजन बोलता है एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल मतलब दोनों ही पार्ट जो है वो यहाँ पे इक्वल होंगे। एक्स एंड सेविंग एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑलवेज इक्वल। क्या ये एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही हमेशा बराबर रहते हैं? क्या ये स्टेटमेंट सही है यहाँ पे? तो क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं एक एक चीज को भाई। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि इसका मतलब है एक्चुअल। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये तो गलत बात हो गई क्योंकि ये तो एक्चुअल होता है। और एक्स एंड का मतलब हम लोगों ने यहां पे क्या समझा भैया? एक्स एंड का मतलब क्या हो जाएगा? प्लान्ड। इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो प्लान है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? इस तरीके से गलत हो गई, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई भाई। तो हमारा बोलता है बोथ एंड आर ए आर ट्रू, ये तो नहीं है। बोलता है ए एंड रीजन आर ट्रू, both assertion and reason are true and the reason R is not the correct explanation of, नहीं ये भी बात गलत है भैया। बोलता है A is true but reason is false, A is true and reason is false, A is false but reason, देखो A तो बात ही गलत दी गई है ना भाई, ये देखो बात गलत दी गई है। A is false,
ये तो फॉल्स दिया है, बट रीजन आर इज ट्रू। बोलता है एट इक्विलिब्रियम लेवल पे एक्सेंट सेविंग और एक्सेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो बताइए ये वाली स्टेटमेंट जो है 100% सही है। 9 का ये जो हम लोग रीजन देखे वो बिल्कुल सही दिया गया। तो आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से सर जी? 9th का आंसर होना चाहिए डी। क्या होगा 9th का आंसर यहाँ पे? डी। चलिए करेक्ट आंसर है 9 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। 10 क्या बोलता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेविंग कर्व मेक्स नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। पहले हम लोग कर्व बना लेते हैं भैया। यहाँ पे ऐसा कर्व बनाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते थे सर जी डिस सेविंग। क्या बोलते थे? डिस सेविंग। ठीक है, चलिए सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड द इनकम। ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग क्या लिखते थे भैया? सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ वाई। तो सेविंग में जो भी चेंज होगा वो किसके कारण होगा भैया? इनकम के कारण होगा। ठीक है, चलिए मतलब दोनों ही बातें जो है हमें हमेशा सही दी जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर यहां पे जो दो बात दी गई है वो बिल्कुल सही है। मतलब ए एन आर इज टू, ये तो सही है, मगर ये जरूरी नहीं है कि ये फंक्शनल रिलेशन में सिर्फ इनकम होगी, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए कि ये दोनों बातें सही दी गई है, मगर ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। सो द आंसर इज, आंसर होना चाहिए यहां पे सर जी बी। क्या होना चाहिए आंसर यहां पे? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्वेश्चन दिया हुआ हमें, बोलता है सपोज अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म। दो ही फर्म दी गई है, एक तो फर्म दी गई है ए, एक फर्म दी गई है बी। अब ये बोलता है फर्म ए ने कुछ सोल्ड करा गुड्स 2000 का। ठीक है भैया, फर्म ए ने कुछ सोल्ड करे गुड्स कितने रुपए के सर जी? 2000 रुपए के। ठीक है, किसको बेचे? तो सर बी फर्म को बेचे इनने। एंड परचेज गुड्स फॉर 1000, और सामान भी खरीद रहे हैं। मतलब यहां पे ये इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करते हैं सर जी। ये 1000 है, 1000 का खरीदा। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स टू 2500। फर्म बी ने 2500 के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करे यहां से। हैड डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 1500, और उसकी सेल्स कितनी है? 1500। तो ये टोटल मिला के ये कितना बेच रहा है भैया? लगभग 4000 रुपए का सामान बेच रहा है। कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इफ द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 200। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है वो यहां पे कितना है भैया? 200 दिया। मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो दी गई है वो 200 दी गई है। तो ये सारा क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो आइए हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन था, हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली इस पे सॉल्यूशन पे। तो फर्म दो दी गई है, ए और बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? ए ने बी को बेचा कितने का? 2000 का। उसने जो रॉ मटेरियल खरीदा वो खरीदा 2000 का, तो वैल्यू एडेड कितना हो गया? 1000 यहाँ पे। बी ने 2500 का एक्सपोर्ट किया और 1500 का डोमेस्टिक सेल्स किया, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई यहाँ पे? 4000। 4000 में से 2000 गया तो कितना बचा? 2000। अब यहाँ पे टोटल देखा, ये 6000, ये 3000, और वैल्यू एडेड कितना हो गया यहाँ पे? कुल मिला के 3000 रुपए। अब यहाँ पे बोलता है वैल्यू फाइंड आउट जो करनी है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है जीडीपीएमपी की। वैल्यू क्या करना है? एनडीपीएमपी की फाइंड आउट करनी है। तो ये तीनों तो कॉमन है। जी से हम लोग जाएंगे किस पे? एन पे। तो क्या करना पड़ेगा भैया? ग्रॉस से नेशनल पे जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दी गई है भैया? 200। तो 3000 में से अगर 200 जाएगा तो कितना बचेगा? हमारा आंसर 2800। आंसर जो है वो हमारा कितना है? 2800। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ कितना है भैया हमारा आंसर? 2800, 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछता है यहाँ पे कि भाई ये जो बोला है कि एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट। ठीक है ना, फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट में हम लोग ये जो एक्सचेंज रेट है उसको कैसे मालूम करेंगे भैया? तो एक्सचेंज रेट हमें पता है 3 तरीके से होते हैं सर। एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग, और तीसरे का नाम लग दिया था हम लोगों ने, क्या है? डर्टी फ्लोटिंग। क्या रख दिया था? डर्टी फ्लोटिंग। चलिए आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज एस्टैब्लिश्ड एज अ पॉइंट वेयर द क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम मार्केट ऑफ एक्सचेंज तब बनता है जब जहां पे क्वांटिटी डिमांड
और क्वांटिटी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दोनों ही क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मान लेते हैं वहां पे डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, अकर्स, इट में लीड टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है तो वहां पे कंडीशन बनती है एक्सेस डिमांड की या तो बनती है एक्सेस सप्लाई की। द मार्केट मैकेनिज्म विल ड्राइव द एक्सचेंज रेट बैक टू द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब क्या करना पड़ेगा भैया, मार्केट मैकेनिज्म में ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे ना एक्सेस डिमांड बने ना तो एक्सेस सप्लाई बने और वापस कौन से लेवल पे आ जाए, ये इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाए। दिस इंप्लाइज दैट फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल ऑपरेट इन सच अ मैनर। फ्री मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट करेगा दैट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑटोमेटिकली रीस्टोर्ड। इससे क्या हो कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टोर्ड हो जाए। क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीस्टोर्ड हो जाए। तो मेरे ख्याल से ये आंसर आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसी का सेकंड पार्ट, distinguish between autonomous and accommodating transaction in balance of payment account। पहले तो हमें बताइए भैया कि ऑटोनॉमस और accommodating होते क्या है और वो बात किसमें कर रहा है भैया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चलिए एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स पे। किस पे आते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स पे। क्या होते हैं ये, इट रेफर्स टू दोस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव। मतलब ये करे ही इसीलिए जाएंगे ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाए, प्रॉफिट आ सके, या हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स। चलिए आगे बोलता है यहाँ पे ऑटोनॉमस आइटम्स में करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, मर्केंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आएगा। मतलब या तो हम लोग सामान को यहां से दूसरे देश में भेजे या तो दूसरे देश से हमारे यहाँ सामान मंगवाए। ऑटोनॉमस आइटम इन कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड रीपेमेंट ऑफ द फॉरेन लोन। क्या करें हम लोग, रिसिप्ट्स और रीपेमेंट करें किसका, फॉरेन लोन्स का। यह बोलता है ऑटोनॉमस सरप्लस कब होगा, जब हमारे पास ऑटोनॉमस रिसिप्ट ज्यादा होगी, ऑटोनॉमस पेमेंट कम होगी। और ऑटोनॉमस डेफिसिट कब होगा, जब रिसिप्ट कम होगी और पेमेंट जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन सब से हम लोग ये समझते हैं कि ऑटोनॉमस आइटम्स क्या होता है। तो हमें क्या याद रखना है एग्जाम में, याद ये रखना है कि भैया काम से हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। सबसे नंबर 2 हम लोग आते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स पे। मतलब ये वो आइटम्स होते होंगे जिसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता होगा, तो क्या होगा, तो वेलफेयर होगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे वेलफेयर कर सके। इट रेफर्स टू दोस ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेबिट साइड जो है वो किसके बराबर हो जाए भैया, क्रेडिट साइड के बराबर हो जाए। इसीलिए यहाँ पे अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम लोग इस्तेमाल करते होंगे, यूज करते होंगे। These are compensating capital transaction which are mean to correct disequilibrium। मतलब यहां पे क्या काम यहाँ आ रहा है भैया कि डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे accommodating आइटम्स को यूज करेंगे इन ऑटोनॉमस आइटम्स एंड टू बैलेंस द बीओपी। इससे क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा किसका भैया, पेमेंट का। एग्जाम्पल के लिए इफ करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी इज इन डेफिसिट, अगर करेंट अकाउंट की बात करें और जो कि अभी है किसमें, डेफिसिट में, जिसमें डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट जो है वो क्या है, कम है, देन दिस डेफिसिट इज सेटल्ड बाय द कैपिटल इनफ्लोज फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको कवर करना है तो क्या करेंगे भैया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप क्या करेंगे, पैसा ले लेंगे ताकि यहां पे क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाए। तो मेरे ख्याल से ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग यहां पे समझ में आया होगा हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमी बाय, भाई इनकम इकोनॉमी क्या करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, कितना, 2000 रुपए से। एमपीसी जो है वो है 75%। और बोलता है एस्टिमेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन द इनकम। और वो क्या चाहते हैं भैया, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाए यहाँ पे टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन द इनकम। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहां समझे कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो जो गिवन वैल्यूज है वो कौन सी दी है भैया, इनकम दी है आपको कितना, 2000 रुपए। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है दिया है 75%। तो 75% को मैं कंसीडर करता हूं 0.75।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एस्टिमेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आपसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पूछता है, ठीक है भैया, ओके। और रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेटेड इंक्रीज इन द इनकम, और इनकम भी कितनी इंक्रीज हो जाएगी ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए तो ये गिवन लिख लिया। अब हम लोग आता है भैया सीधा सॉल्यूशन पे। तो ये एमपीसी 0.75 डेल्टा वाई जो है 2000 दिया हुआ है आपको। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। पुट करिए हम लोगों ने वैल्यूज तो आ जाती है 1/0.25 इज इक्वल टू 4। मतलब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो k जो है आ जाता है 4। इसको वैल्यूज में पुट करा हम लोगों ने, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 4 इज इक्वल टू 2000 अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई को मैं वहां मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2000 अपॉन 4 बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्वेस्टमेंट की, 500 करोड़। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला सही पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। As per the following news published in the Economic Times on 26th December 2021, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहता है, कितने की, 8710 करोड़ की, इन द सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ये बेचना चाहता। तो हम लोगों ने एक सिस्टम समझा था जिसको हम लोग बोलते थे OM, ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में लॉन्च करता है विद द हेल्प ऑफ आरबीआई, और आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक को ये काम देता है। ओके, यहां तक कि ये समझ में आया अपने को। ओके, ओवर द लास्ट 4 years टू ड्रेन आउट एक्सरसाइज लिक्विडिटी। ठीक है, अब किसके लिए कर रहा है कि लिक्विडिटी जो है वो जैसे भी हो जाए वो क्या करें हम लोग, कंट्रोल कर ले। आइडेंटिफाई द लाइकली कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज बिहाइंड दिस टाइप ऑफ एक्शन प्लान ऑफ द रिजर्व बैंक। इस टाइप का जो एक्शन प्लान है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं इसके लिए हम लोग क्या कहना चाहते हैं। बोलता है द गिवन इंस्टांस वेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेकेंडरी मार्केट इंडिकेट्स टुवर्ड्स इन्फ्लेशन एज पॉसिबल कॉज। कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन जो है वो है इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है सर जी, तो जनरल राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो जो रोज की चीजें हैं वो महंगी हो गई होगी, इसलिए सरकार ने सोचा कि यहां पे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए। बिहाइंड द एक्शन टेकन बाय द आरबीआई बाय सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई विड्रॉ मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। जो लोग यहाँ पे फिजूल खर्ची कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा वैकेंसी कर रहे होंगे, उन लोगों से ये पैसा क्या कर ले, वो अपने पास ले आए। देयर बाय रिड्यूसिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब इसमें फायदा क्या हो जाएगा, जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो भी यहाँ पे लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे। इन दिस प्रोसेस द इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट। मतलब कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लीडिंग टू रिडक्शन इन द कंजप्शन। ठीक है, यहां पे लोगों का जो कंजप्शन है वो भी थोड़ा सा कम होगा। एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, कॉन्सिक्वेंटली द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी विल गेट ईज्ड आउट। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है हमारे यहाँ कम हो जाएगा। तो आरबीआई ने ये जो किया बिल्कुल सही डिसीजन था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली, डिस्कस ब्रीफली द रेलेवेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इंडिकेटेड। सेंट्रल बैंक के कौन से फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। Recently, Reserve Bank of India conducted a statutory inspection for the supervisory evaluation against a commercial bank. एक supervisory inspection करा गया किस पे, अपने commercial bank पे। The commercial bank was imposed with stringent penalties owing to deficiency in the regulatory compliances. ठीक है, तो उसकी कुछ गलतियां थी जिसके कारण उस पे क्या लगाई गई थी, पेनाल्टी। As per the central bank, the inspection revealed non-compliances vis-a-vis, मतलब साथ ही साथ different direction issued by RBI on the following fronts. ATM कार्ड फ्रॉड था उसमें, ensuring integrity and quality of data था, और loans to small borrowers था। ठीक है, चलिए अब तो हम लोग समझने की कोशिश करें भाई क्या एक्शन लिया गया है। The given text indicates the supervisory function। कौन सा बैंक का फंक्शन यूज करा गया है भाई। मैं अगर आरबीआई को भी एक अपने आप पे कमर्शियल बॉडी मान लूँ तो कमर्शियल बॉडी क्या कर रही है, उस पर ध्यान रख रही है कि उसके जो छोटे छोटे बैंक खोले हैं उसने, क्या वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे, उसने सुपरवाइजरी फंक्शन का काम किया। अंडर विच द आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइजेस रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। और क्या कर रहा है, रूटीन फंक्शनिंग में वो बैंक फंस गया और उससे पूरा का पूरा पूछ लिया गया कि भैया ये किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है आपके यहाँ।
फ्रॉड तो नहीं कहेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं उनकी गलतियां होगी जो आरबीआई ने पकड़ ली। अंडर दिस फंक्शन द आरबीआई में एक्सरसाइज पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक। इसीलिए आरबीआई हमेशा पीरियोडिकल इंस्पेक्शन यहां करती रहती है कमर्शियल बैंकों का। फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट बाय commercial bank and other statutory compliances. Central bank may take necessary corrective and punitive actions against the bank owing to the deficiency in the regulatory compliances। ठीक है, तो उसने जो भी गलतियां करी है उसके लिए उसको पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी, बैंक मैनेजर को भी और स्टाफ मेंबर्स को भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आरबीआई ने जिम्मेदारी दी है आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन की। कस्टमर तो सेटिस्फाइड हो रहा है मगर उसके साथ बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? कभी कभी सही ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, कभी ब्रेक ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, तो बंदा बार बार चक्कर लगा रहा है बैंकों के, तो परेशान होकर हो सकता है उसने भी कहीं ना कहीं कंप्लेंट करी होगी बहुत बार। इसीलिए ये सुपरवाइजरी फंक्शन जो है बहुत अच्छे से काम करता है किसका? आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 ही जो है रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो हमारे पास जो है वो मेनली एलआरआर फॉर्म में रहते हैं भैया, और एलआरआर को मैं दो फॉर्म में बांटता हूं, एक तो सीआरआर हो गया और दूसरा हो गया एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट क्रिएशन आर इनवर्सली रिलेटेड, ये दोनों जो है वो इनवर्सली रिलेटेड। आपसे पूछा गया डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद द सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। अगर आप ये बात से सहमत है तो आप आंसर दीजिए और जस्टिफिएबल आपको करना है आंसर को आपके, और ये भी बताना है कि आंसर आपने सही लिखा है कि गलत। यस देयर इज एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है भैया? इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन। किसके बीच में? रिजर्व रेशियो के बीच में और क्रेडिट क्रिएशन के बीच में। रिजर्व रेशियो में पैसा ब्लॉक हो जाता है और क्रेडिट क्रिएशन में पैसा दिया जाता है। इन द इकोनॉमी वी नो दैट मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिजर्व रेशियो। जितना कम रिजर्व रेशियो रहेगा उतना ज्यादा मनी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट इज 10,000 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर रिजर्व रेशियो 10% है या अगर रिजर्व रेशियो मान लेते हैं 25% है, तो मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है, तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ भैया? 1 लाख हुआ। बट यहाँ पे आपने क्या कर दिया भैया? यहाँ पे ये बढ़ा दिया, 25% कर दिया, तो यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर कितना 4 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट मान लेते हैं ये भी 10,000 रुपए है। कितना है? 10,000 रुपए। तो यहाँ पे कितना कमा पा रहा है? सिर्फ 40,000। मतलब कि अगर आपने रिजर्व रेशियो जो है कम रखा तो आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, और रिजर्व रेशियो अगर कम ज्यादा कर दिया तो आप पैसा जो है कम कमा पाएंगे। तो ये बिल्कुल जो रिलेशन है ये बिल्कुल उल्टा चलता है। कैसे चलता है? वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बात करते हैं डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर एंड डिस्कस हिज इंपॉर्टेंस। क्या इंपॉर्टेंस है जीडीपी डिफ्लेटर की, हम लोग यहां समझने की कोशिश करें। जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू द रियल जीडीपी। किसके बीच का रिलेशन है ये? नॉमिनल और रियल जीडीपी का क्या है? रिलेशन। इट इज अ टूल विच इज यूज टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन। किसके लिए इस्तेमाल होता है ये? प्राइस फ्लक्चुएशन जो हो रही है उसको खत्म करने के लिए होता है ये। एंड टू डिटरमाइन द रियल चेंजेस इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ द करेंट ईयर, और जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं करेंट ईयर में उसको डिफाइन करने के लिए होता है। जीडीपी डिफ्लेटर हेल्प इन कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है भैया? कंपेयर करने के लिए काम आता है। किसके लिए? इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में काम आता है। तो इस तरीके से हमारे जीडीपी डिफ्लेटर काम करता है, जो कि नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों होता है। नेक्स्ट हम लोग 16 क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 प्रिकॉशन टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसे 2 प्रिकॉशन बताइए जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करेंगे और आपको सावधानियां रखनी है। ओके, तो पहला क्या है भाई? एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स। आपको पता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हमेशा फाइनल गुड्स आते हैं, और फाइनल गुड्स जो है दोबारा नहीं बेचे जा सकते हैं। इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल कंजप्शन। सेकेंड हैंड गुड्स को यहां कंसीडर नहीं करना है, एज द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स माइट नॉट टू बी एट्रीब्यूटेड टू द करेंट ईयर। इस साल से उसका कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है पिछले सालों से कुछ उसका लेना देना हो, बट अभी तो हम लोगों को इसी साल का पूरा ट्रांजैक्शंस को एंटरटेन करना है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आप लोगों को पता है कि जनरली रॉ मटेरियल होता है, तो जब तक ये फिनिश्ड गुड्स नहीं बनेंगे तब तक इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं ले सकते। आर नॉट टू बी
taken into account to avoid the problem of double counting of the value of goods and services। इसके कारण जो प्रॉब्लम होने वाली है उसको बोलते हैं हम लोग डबल काउंटिंग, बार बार उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे काउंटिंग हो जाएगी। तो इससे बचना हमें जरूरी है। तो ये दो मेथड्स है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है, किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड के कैलकुलेशंस में। कंपेयर द ट्रेंड डिपिक्टेड इन द फिगर्स गिवन बिलो। ये दो जगह के आपके अलग अलग के फिगर दिए गए हैं जिसमें ट्रेंड इन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है, दूसरे में भी फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट्स दिया है यहाँ पे। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट में यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए गए हैं, हमें प्राइमरी डेफिसिट दिया गया है और यहाँ पे बजट एस्टिमेट्स दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को यहाँ पे कंपैरिजन करने को बोला है। चलिए तो हम लोग एक एक चीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कंसीडर द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम। जो डेटा आपको गिवन डायग्राम में दिया था, ट्रेंड ऑफ ईयर ऑन ईयर डेफिसिट रिपोर्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर में बी स्टेटेड एज फॉलोज। जो हमें कंपैरिजन दिया गया था हम लोग उसको बता रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट इन 2020 की इंक्रीज टू 10.8 लाख करोड़ फ्रॉम 8.1 लाख करोड़ इन 2019। ठीक है, तो 19 में कितना था, 8.1 लाख करोड़ था और ये बढ़ के कितना हो जाता भैया, 10.8 लाख करोड़ हो जाता। इन 2021 इट हैज गॉन डाउन टू 7 लाख करोड़ और 21 में ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है। कितना हो रहा है भैया, 7 लाख करोड़। कितना हो जाएगा, 7 लाख करोड़। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें 2020 में इंक्रीज होता है 6.9 लाख पे फ्रॉम 4.7 लाख इन 2019, बट इन 2021 इट हैज गॉन डाउन टू 2.4 लाख करोड़। ये कंपैरिजन स्टडी है, ये कंपेयरिंग स्टडी है। फिस्कल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज टू 135% of budget expenditure from 114% in 2019 and the year it is 46.2% of the budget expenditure। तो ये डेटा है, आपको कंपैरिजन करके सिर्फ और सिर्फ लिखना है कि पिछले सालों में और इस सालों में क्या अंतर यहाँ पे आता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 17 का भी। एलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट बजट में। तो हमें ये पता है कि एलोकेट कब करी जाएगी रिसोर्सेज। भाई पिछले साल जिसको एलोकेट करी गई होगी उसने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करा होगा। जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है इस बार जब भी बजट आएगा इस बार किसी और को दे दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा भैया, क्योंकि पिछले बार आपको मौका दिया था मगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया इस पे, इसीलिए इसको यहाँ चेंज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सीक्स टू एडवोकेट रिसोर्सेज विद अ व्यू टू बैलेंस द गोल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब सरकार को यह पता है कि भैया सारे सेक्शंस का फायदा होना चाहिए अगर कोई भी काम गवर्नमेंट ने लिया है तो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंजूरियस टू हेल्थ मे बी डिस्करेज थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी। अब ये जो इंजूरियस टू हेल्थ जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उन सब पे इतनी हैवी टैक्सेशन लगाई जाती है फिर भी लोग उसको यहाँ पे खरीद रहे हैं। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ताकि लोग उसको खरीदना बंद कर दे, इतनी महंगी हो जाए। सिमिलरली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सोशली बेनिफिशियली नेचर में बी एनकरेज थ्रू सब्सिडीज। और जो नेचर के फायदे की बातें हैं उन सब को धीरे धीरे करके ग्रो करवाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे एनवायरमेंट का भी फायदा और लोगों का भी फायदा है। इफ द प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इनिशिएटिव इन सर्टेन एक्टिविटीज public goods, the government may directly control them like water supply and sanitation etc। अगर प्राइवेट सेक्टर जिसका मेन एम होता है टू अर्न मोर एंड मोर मनी वो डायरेक्टली यहाँ इन्वॉल्व नहीं होती है तो सरकार क्या करती है, उनको और अलग टाइप की फैसिलिटी देती है जिसमें ये बोलता है कि आप लोगों को वाटर सप्लाई करो और सैनिटेशन फैसिलिटी प्रॉपरली दो। तो सरकार ने कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया। तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 के ए पार्ट पे आते हैं हम लोग। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद सुटेबल एग्जांपल। दोनों के बीच में हम लोग को देखा जाए तो डिफरेंस बिटवीन ही बताना है। चलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें, वो सारे रिसिप्ट्स जो कि ना तो यहाँ पे कोई लाइबिलिटी क्रिएट करेगी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो यहां लाइबिलिटी बनी और ना तो यहां पे कोई एसेट्स रिड्यूस हुई। एग्जांपल के लिए टैक्सेस, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइज एक्सेट्रा, ये सब किस में आता है भैया, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें वो ऐसी रिसिप्ट्स विच क्रिएट्स
लाइबिलिटी, या तो लाइबिलिटी बढ़ाएगी या तो कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स, या तो क्या करेगी भैया एसेट्स कम करेगी। फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। तो यहां पे हम लोग को डिफरेंस समझ में आ गया है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बीच में क्या होता है। चलिए आगे बात करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें ये पता है कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होता है और सीबीडीटी इसको इंपोज करने का काम करती है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो टैक्स जो इजीली ट्रांसफरेबल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो बॉडी है उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। चलिए समझते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज इंपैक्ट ऑन इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम एंटिटी। जिस परसेंट पे लगाया गया है उसी को ये पे ऑफ करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड द लाइबिलिटी ऑफ पेइंग डायरेक्ट टैक्स कांट बी शिफ्टेड, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे कभी भी इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस whose impact and incidence may lie on different entities. In other words, the liability of paying indirect tax can be shifted. For example, GST लगाया किसी और पे जाता है और पे ऑफ करने वाला कोई और रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ट्रांसफरेबल होता है और जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। चलिए ये समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। कौन सी चीज है जो कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल का एडवर्स इंपैक्ट बताती है हमारी कंट्री पे। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, क्या हमारे यहाँ इंट्रोडक्शन हुआ कम्युनिकेशन नेटवर्क? बिल्कुल, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब इन लोगों ने लाया यहाँ पे। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, क्या हमारा फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिल्कुल मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में लेके आए वो लोग। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज भी लेके आए, बट इन लोगों ने कहा कि 50% या 50% से भी ज्यादा को आपको क्या करना है भाई? ट्रेड से ब्रिटिशर्स के साथ करना है। आप लोग दूसरी कंट्रियों से ट्रेड नहीं कर सकते, ये उनकी सीधी सीधी स्टेटमेंट थी, इसीलिए वो टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा होता है भैया? हमारा आंसर होता है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। क्या है? चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कमिटी वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात किसने करी थी? तो भैया हमारे यहाँ करवे कमेटी थी जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करी थी। ये देखिए करवे कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग महालनोबिस की बात करें तो महालनोबिस पीसी महालनोबिस है जिसके बेसिस पे या जिनके मॉडल पे सेकेंड 5 ईयर प्लान बना था। और ट्राइसम तो अपने आप में क्या है? एक पॉलिसी है भैया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक पॉलिसी है। और मजुमदार कमेटी एज सच हमारे किसी चैप्टर से डायरेक्टली रिलेट नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सर जी? करवे कमेटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। बोलता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। कौन से ईयर में ये पहली बार स्टार्ट हुई थी? 1947, 1948, 1951 और 1956। अब यहाँ 1947 में तो हमारी कंट्री क्या होती है भैया? इंडिपेंडेंट होती है। नाइनटीन 48 में क्या हुआ? तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ। 1951 में हमारे यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ और 1956 में हमारे यहाँ सेकेंड आईपीआर आया। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान भी है 1956 में स्टार्ट होता है। इसके हिसाब से आंसर क्या होगा सर जी? आंसर होगा बी, 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है भाई? यहाँ पे बोलता है डैश एंड डैश आर द रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। दो चीजें हैं जिसके कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत स्लो हो गई। तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कब हुआ? ये मान लेते हैं 14 अगस्त 1947। हम लोगों ने एक देश को अलग कर दिया
जिसका नाम था पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर या ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर तो वहाँ की बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस भी एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा था, बट इन लोग कहीं ना कहीं दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है, कभी भी मिलिट्री रूल वहाँ पे आ जाता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड जो है मेजर रीजन है यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ओवर डिपेंडेंस ऑन द रेमिटेंसेस फ्रॉम द अब्रॉड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है जीएलएफ विद रिस्पेक्ट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रेफर टू। जीएलएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेटली फॉरवर्ड, ठीक है भैया, ग्रेटली फॉरवर्ड मतलब आंसर नंबर सी होना चाहिए यहाँ पे। जीएलएफ का मतलब क्या होता है? ग्रेट लीव फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए हम लोगों ने ए भी कर लिया, हाँ ग्रेटली फॉरवर्ड है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होता था भैया, तो इनने कहा था कि आपके अपने घर में ही क्या कर सकते हैं, पीछे अपने घर के जो बैकयार्ड है वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हो, चीजों का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसको बोला जाता था ग्रेटली फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए तो ये कब हुआ भैया ग्रेटली फॉरवर्ड? चाइना में। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 1958। चलिए बोलता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन द रूरल एरियाज ऑफ द इंडिया। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हुआ करते थे? तो भैया हमें पता है नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब आया भैया नाबार्ड? तो 1982। रीजनल रूरल बैंक तो 1975। मनी लेंडर कब से चले आ रहे हैं पता ही नहीं है। और कमर्शियल बैंक की हम लोग बात करें तो हमारे कमर्शियल बैंक 1969 में कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर 1980 में दोबारा नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो हमें ये पता चल चुका है कि वो लोग बताइए जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पार्ट है, तो वो लोग है यहाँ पे मनी लेंडर। जो साहूकार लोग हुआ करते थे पुराने जमाने में, वो बहुत हायर रेट्स पे क्या करते थे भाई, यहाँ पे पैसा आपको उधार देते थे, ओके। तो यहाँ पे मनी लेंडर जो है वो यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रूरल एरियाज में प्रोवाइड करते थे यहाँ पे। चलिए तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया यहाँ पे सी। चलिए तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में ये जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें समझ चुके हैं कि भाई देखिए एक एक जो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा उससे भी आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसे नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ, मेन वर्किंग क्या, रीजनल रूरल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, और मनी लेंडर्स को कब यहाँ से ख़त्म किया गया, टाटा बाय बाय किया गया। चलिए इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन इन द कॉलम 1 एंड करस्पॉन्डिंग फैक्ट गिवन इन द कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट। कौन से करेक्ट पेयर बिल्कुल आपको यहाँ पे दिए गए? ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हमारे यहाँ स्टार्ट करी गई, ऐसा है क्या? 1991 में तो हमारे यहाँ एक पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम था सर जी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कब करी गई थी सर, तो जुलाई 1991 में ये पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी। ये बात हम लोग को याद रखनी है। यहाँ पे बोलता है सेटिंग अप ऑफ द SEZ जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन द चाइना टू अट्रैक्ट FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना में यहाँ पे क्या बनाया गया? SEZ जोन बनाया गया। कम्यून सिस्टम का मतलब बैकयार्ड बेस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब तो जो होता है वो होता है GLF, ग्रेटली फॉरवर्ड होता है भाई। यहाँ पे कम्यून सिस्टम का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पे एक कम्युनिटी क्या करेगी भैया, खेती करेगी। ऐसी 26,000 कम्यून्स थे वहाँ पे। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन का मतलब कलेक्टिव फार्मिंग होता है? बिल्कुल भी नहीं। कम्यून सिस्टम का मतलब कलेक्टिव फार्मिंग होता है। यहाँ पे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर में क्या करते थे भैया, लोगों को भेजा जाता था ताकि वो अब्रॉड में स्टडी करे और फिर अपनी कंट्री में आके वही रिसोर्सेस की तरीके से और या टेक्नोलॉजी के तरीके से क्या करे, वो इम्प्लीमेंटेशन करे जो सीखा हुआ है वहाँ पे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? आंसर होना चाहिए ये, सेटिंग अप ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू अट्रैक्ट द फॉरेनर्स इन द चाइना। तो FDI को लाने के लिए यहाँ पे ये करा गया था, ओके। तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2। चले क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है यहाँ पे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प टू ब्रिज अ गैप बिटवीन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी कह सकते हैं। जैसे इंडिया में
जो 8th और 10th के बेसिस पे ITI स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसमें बच्चों को क्या करा जाता है, पढ़ाया भी जाता है और प्रैक्टिकली सिखाया भी जाता है कि क्या कैसे कब काम कर होना चाहिए। बोलता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉयज विद द लेटेस्ट चेंजेस इन द वर्क फील्ड। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक चीज अच्छी होती है कि लोगों को अपग्रेड किया जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही होती है उसके हिसाब से यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये बोलता है कि इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो मेरे हिसाब से तो भैया स्टेटमेंट ये भी सही है और स्टेटमेंट ये भी सही है। बोलता है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, गलत बात। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट बोलता है कि दोनों गलत है, बिल्कुल गलत बात है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी, हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, ध्यान से पढ़िए इस स्टेटमेंट को। क्या बोलता है यहाँ पे, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएटेड देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर्स। क्या इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने ही अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अपने आप ही चेंज कर लिए? ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है भाई। ओके, तो हमारे इंडिया में कब हुआ? तो सर जी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है और पाकिस्तान में कब होता है सर जी? 1988 में। चाइना की बात करें तो चाइना में रिफॉर्म कब होता है? 1978 में। ये तीनों ईयर हम लोग को याद करने हैं भाई अच्छे से। पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द SEZ पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो थी वो पाकिस्तान ने बहुत सही तरीके से इंप्लीमेंट करी थी एंड रीप्ड इट्स बेनिफिट यूजिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। क्या इससे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उसकी बहुत सही हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे। ओके, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नहीं, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये भी स्टेटमेंट और ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई उस हिसाब से। और यहाँ बोलता है दोनों सही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है सर जी? यहाँ पे गलत है। दोनों स्टेटमेंट क्या है सर? यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। बोलता है डैश इज नॉट कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इनमें से कोई एक ऐसी चीज है जिसके कारण एनवायरमेंट जो है डिग्रेड नहीं होगा। तो हमें पता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पीछे जो मेन रीजन है वो है हमारे यहाँ पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन मेनली देखा जाए तो 4 तरीके से होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, और हम लोग जो आजकल कर रहे हैं बैठे बैठे उसको बोलते हैं सर जी नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी, गो फॉर ग्रीनरी। तो ग्रीनरी के लिए हमें बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे? एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट से क्या एनवायरमेंट डिग्रेड होगा? बिल्कुल होगा। डिफॉरेस्टेशन एनवायरमेंट डिग्रेड होगा? बिल्कुल होगा। ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल डिग्रेड होगा। गार्डनिंग ग्रीन कवर बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए सर जी? आंसर आना चाहिए डी, गार्डनिंग ग्रीन कवर। ठीक है, तो हमारे जितने भी ग्रीन कवर है, मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी पेड़ है पौधे हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे बचाएं ताकि हमारा इन्वायरमेंट बच सके और कहीं ना कहीं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सिस्टम है उस पर यहाँ पे बहुत आसानी से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आते हैं हम लोग भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट बोलता है डैश इज नॉट द स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। यूज ऑफ बायोगैस, यूज ऑफ सोलर पावर, यूज ऑफ थर्मल पावर और यूज ऑफ हाइडल पावर। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट यहाँ पे नहीं है। अब देखिए बायोगैस किससे आएगी भैया? तो एनिमल्स के वेस्ट से, जिसको हम लोग गोबर भी बोल सकते हैं। ये तो बार बार बहुत ज्यादा मिल सकता है। सोलर पावर की बात करें तो ये किससे मिलने वाला है भैया? सन से। थर्मल पावर किससे मिलने वाला है सर जी? हमें कोल से, जो कि अपने आप में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार गया तो आने में बहुत साल लग जाएंगे वापस, है ना। चलिए, और हाइडल पावर वाटर जो है अपने आप में बहुत जल्दी रिचार्ज होकर हमें मिल जाता है भाई।
ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा इसमें से स्ट्रैटेजी नहीं है? तो ये थर्मल पावर जो है वो यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यूज ऑफ थर्मल पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विंस। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। आगे क्या बोलता है? अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सोशियल इकोनॉमिक इविल्स। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सारा रूट कॉज है काहे के लिए? सोशियो इकोनॉमिक इविल्स के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है? असर्शन रीजन आर ट्रू। ठीक है, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोथ assertion and reason are true and R is the not the correct explanation of, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे A is true but reason is false। A सही है अपनी जगह पे, बिल्कुल सही बात है, इनको अलग नहीं कर सकते। बट ये यहाँ पे ये जो R है, अनएम्प्लॉयमेंट इज द रूट कॉज ऑफ, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सोशल इवल्स की, सोशल इकोनॉमिक इवल्स जितने भी है उसका रीजन सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं। हो सकता है इंसान कोई काम करना चाहता हो बट उस कंट्री में उतनी रिसोर्सेस ही अवेलेबल ना हो, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे होगा assertion is true, मतलब ये जो बात करी गई है सही है, बट जो रीजन दिया गया है वो क्या है? यहाँ पे इसका फॉल्स है। जो इमीडिएट रीजन है वो क्या है? इसका फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आंसर सी है, A is true and B is false। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, A एंड R दिया हुआ है, assertion रीजन दिया है, चूज वन ऑफ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है हम लोग का? यहाँ पे हम लोग देखते हैं, in 1970s चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैज शार्पली डिक्लाइंड। हो सकता है वहां पे एक पॉलिसी यूज करी गई है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, वन चाइल्ड पॉलिसी। China has witnessed an increase in the proportion of elderly peoples owing to stringent family planning programs। जाहिर सी बात है कि वन चाइल्ड पॉलिसी आई होगी तो वहां पे जो एल्डरली पीपल होंगे या ओल्ड एज जो होंगे वो ज्यादा हो गए होंगे, और जो यंग वंस होंगे या तो यूथ होगा वो बहुत ज्यादा कम हो गया होगा। तो यहाँ ये बोलता है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? तो ये बोलता है यहाँ पे कि ये जो 1970 की बात की गई है वहां पे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई थी। ठीक है, पॉलिसी यूज करी गई थी। ठीक है, तो मतलब जो ए स्टेटमेंट है वो असर्शन जो है वो क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। ठीक है, और जो रीजन है कि एल्डरली पीपल ज्यादा, ये बिल्कुल सही बात है। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद जो एल्डरली पीपल थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गए थे। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन इज फॉल्स। ये जो असर्शन दिया गया है वो है फॉल्स, बट यहाँ पे ये जो दिया गया है रीजन वो क्या है? यहाँ पे ट्रू है बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम लोग, हमारा आंसर है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द करंट एनवायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, अब ये एक पिक्चर दी गई है, इसके बाद हम लोग को अपने दिमाग को चलाना है कि भैया क्या हमारे साथ एनवायरमेंट में क्या क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। अब ये बोल रहा है कि ये हम लोग ऐसा देखें पूरे अर्थ को, तो अर्थ में हमें पता है कि 70 to 75% जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर है। उसके बाद लैंड एरिया है, बट लैंड एरिया में भी कुछ एरिया जो है कहीं ना कहीं वाटर में सबमर्ज है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, डैम्स। मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 80 to 85% जो है वो हर जगह पानी है। अब थोड़ा बहुत एरिया बचा हुआ है, बट थोड़े बहुत एरिया में भी क्या हो रहा है कि ओवर पॉपुलेटेड एरिया होने के कारण, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के कारण रिसोर्सेज जो है कंटिन्यूसली कम होती चली जा रही है। रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसके कारण चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन। अब ये इन्फ्लेशन क्रिएट होगी और लोगों के पास जॉब्स नहीं रहेगी तो क्या होगा भैया? यहाँ पे एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ने का रीजन ही पॉपुलेशन हो सकती है।
बिल्कुल हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि अर्थ को समय रहते हुए बचाना जरूरी है, नहीं तो अगर लेट हो जाएंगे तो अर्थ बचेगी नहीं। तो हमारे यहाँ कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे करके नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, मतलब अर्थ खुद का बैलेंस करना जानती है, अर्थ अपने आप को बैलेंस खुद से कर लेती है। ओके चलिए, तो इसको हम लोग समझते हैं। द गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड द एनवायरमेंटल चेंज चैलेंज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है भैया, तो हमारे यहाँ कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जिसके कारण कंटिन्यूसली जो है एफिलिएंट वेस्ट जो है वो एयर में जुड़ता जा रहा है, जैसे कि CO2 ये जुड़ रहा है, जिसके कारण नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, रेनफॉल भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट इंक्रीज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जहां पे हम लोग बहुत इजीली सर्वाइव कर पाते हैं, उसी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है। द स्टेटमेंट गिवन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, act now before it's too late represents the urgency of action to be taken। तो हमारे यहाँ क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये सब क्यों हुए हैं, क्योंकि पता है कि ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पूरे वर्ल्ड को क्या करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चल के जब हमारी ओजोन डिप्लीशन हो जाएगी तो सब के सब जो है वो कहीं ना कहीं स्किन कैंसर के अंडर में आ जाएंगे। इससे हमें बचना अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे वेरियस स्टडीज हैव शोन दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग राइज इन द सी लेवल। अब क्या हो रहा है, सी लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो भी मेल्ट होंगे तो वाटर जो है वो कहाँ आएगा भैया, रिवर्स में आएगा, और रिवर्स और सी और ओशियन सबका लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगा। लॉस ऑफ कोस्टल लैंड्स, कोस्टल लैंड धीरे धीरे करके पानी वहां अंदर तक क्या जाएगा, जहां पे लोग रह रहे हैं वहां तक के पहुंचने के कारण क्या हो जाएगा, वो सबमर्ज्ड एरिया बन जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड्स, इसके कारण क्या हो जाएगा भैया, फ्लड का जो रेट है वो भी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम हुआ भैया कि समय रहते हुए चीजों को हम लोग संभाल लें, नहीं तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ वैलिड एक्सप्लेनेशन। आपको बताना है यहाँ पे, या तो इस टर्म को आप डिफेंड करें या तो आप एक्सेप्ट करें। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता है एक पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले लोग, जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस पूरे लैंड एरिया में 100 लोगों की जरूरत है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयड जो है वो 200 लोग है, तो जो 100 लोग एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं पार्ट है भैया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के। ये बिल्कुल सही बात है, रूरल एरिया में ये चीजें तो होती ही है। इस चीज से हम लोगों को बचना है तो क्या करना पड़ेगा भैया, दूसरी जॉब्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अर्निंग्स तो करेगी ही। The given statement is true. Disguised unemployment is a situation, एक ऐसी सिचुएशन, ये जरूरी नहीं है कि हो, बट एक सिचुएशन बनी हुई है where the marginal productivity of labor is zero। marginal productivity of labor का मतलब है कि इंसान तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, ना तो उसकी यहाँ पे अर्निंग्स बढ़ रही है। In India, this situation is often witnessed as farming is more of a family affair in rural areas and most of the members are generally engaged on the farms without any direct contribution to the production process। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है मगर इनडायरेक्टली, मान लेते हैं कि किसी के पेरेंट्स वहां पे काम कर रहे हैं खेत में, तो भैया उनके जो छोटे बच्चे वो घर पे खाना बना के उनको पहुंचाने जा रहे हैं, तो वो भी क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारा काम तो ये है कि हम लोग खाना बना के ले जाते हैं, वहां पे उनको दे के आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर शाम को, तो ये उनकी दिनचर्या है। तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। और या तो वो लैंड एरिया वाला एग्जाम्पल हमें याद रखना है। दिस प्रॉब्लम परसिस्ट इन रूरल इंडिया ड्यू टू लेस
लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग वहां पे बहुत सारे हैं बट जॉब्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही वहां पे कम है, इसके कारण ये प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है। चलिए और ऑप्शन पे आते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब यहां पे हम लोग रूरल बैंकिंग सिस्टम को समझे तो पहले यहां पे मनी लेंडर्स हुआ करते थे जो पैसे ब्याज पे देने का काम करते थे, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या करा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था इसका बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये लोग कोलैटरल सिक्योरिटी में उनके रजिस्ट्री के पेपर्स रखवा लेते थे और ये वापस नहीं करते थे। इस तरीके से ये मनी लेंडर्स, जमींदार्स धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए और कहीं ना कहीं यहां पे इनके साथ हरासमेंट होने लग गया, किनके साथ? पीजेंट्स और टेनेंट्स के साथ। ओके, चलिए फिर क्या करा गया, गवर्नमेंट ने बोला चलिए हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे यहां रूरल बैंकिंग को लाया गया बट देखा गया कंटिन्यूअसली लॉस होने के कारण ये बैंकिंग को बंद कर दिया गया और पूरी जिम्मेदारी दे दी गई नाबार्ड को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें आरआरबीज को पूरा संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई, ठीक है ना। चलिए बट धीरे धीरे करके आरआरबी भी जो है वो धीरे धीरे करके बंद होते जा रहे हैं, नाबार्ड पे बहुत ज्यादा लोड दिया जा रहा है अब, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे समझते हैं इसको। Rapid expansion of the banking system has a positive effect on rural farm and non-farm output। अगर मान लेते हैं बैंकिंग सिस्टम बनता है, बढ़ता है तो बैंकिंग का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा हमारे रूरल फार्म और नॉन फार्म सेक्टर्स में, जिसमें हमारी इनकम भी बढ़ेगी और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इन स्पाइट ऑफ इट फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैज बीन फेस्ड इन द रूरल बैंकिंग सच एज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग इसकी बात करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट। अगर हम लोग बात करें तो सभी को लोन नहीं चाहिए होता, क्यों? क्योंकि वो चुकाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं होती। इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैव फेल्ड टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। और वो क्या बोल रहा है भैया कि यहां पे पूरे रूरल फार्मर्स को आज भी यहां पे कवर नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। लेस अटेंशन हैज बीन गिवन ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ नीडी। अब ये क्या बोल रहा है, यहां पे बहुत कम अटेंशन दी जा रही है किस पे? क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द नीडी पे, मतलब जिसको भी जरूरत है उस तक के वो पैसा एग्जैक्टली नहीं पहुंच पा रहा जितना हम सोचते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू इज एग्रीकल्चर क्रेडिट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअसली वो डेब्ट ट्रैप में आ जाते हैं, एक बार लोन लेने के बाद वो वापस कभी भी नहीं चुका पाते, इसीलिए ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके यहां पे बढ़ती चले जा रही है। तो रूरल बैंकिंग के सामने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पैसा तो वो दे सकते हैं मगर किसान वापस समय पे नहीं कर पाता है यहां पे पैसा वो। आगे बात करते हैं पर compare and analyze the following information related to import and export of the three neighboring nations। ठीक है, तीन नेशंस के बारे में हम लोग यहां पे बात करते हैं, ठीक है। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। ये पूरा का पूरा डेटा दिया गया है जिसमें 4-5 मतलब 2004-5 18-19 एनुअल रेट ग्रोथ रेट दी गई है, 4-5 का इंपोर्ट दिया गया है, 18-19 का और एनुअल ग्रोथ रेट दी गई है। चलिए अब हम लोग इसके बेस पे बात करते हैं कि डेटा किस तरीके से दिया। द अबाउट टेबल शोज दैट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान हैव इंक्रीज एज एन एनुअल रेट ऑफ 3.7%। ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। While the same with the China shows 2.6% of the growth। ये देखिए 2.6% of the growth। आगे बोलता है On the other hand, India import from China accounted to a massive of 10.3%। कितना बोल रहा है भैया? 10.3%। ये हम लोग को यहां पे निकालना पड़ेगा, ये 10.3% जो है ये देखिए। आगे बात करते हैं हम लोग। The corresponding figure with Pakistan witnessed an average of 5.1% respectively। अगर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे हम लोग तो ये होगा कितना? लगभग 5.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोलता है आगे कि
the situation indicates that India imports from China are too high in comparison to the export to the China. हमारे इंपोर्ट ज्यादा होता है चाइना से और एक्सपोर्ट जो है बहुत ही कम होता है. This shows that Indian economy was over dependent on Chinese. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग चाइनीज गुड्स पे ओवर डिपेंडेंट है, जरूरत से ज्यादा डिपेंड. मतलब हम लोग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का आज भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं. इकोनॉमी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और धीरे धीरे करके अब हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत और अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बढ़ जाए और चाइनीज गुड्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम हो जाए. वेयर एज इन केस ऑफ पाकिस्तान गैप इज क्वाइट नैरो विच मे बी ड्यू टू द वेरियस रीजन. बहुत सारे रीजन है जिसमें पाकिस्तान जो है सिर्फ चाइना से प्रोडक्ट नहीं लेता, वो बहुत सारे कंट्रीज से लेता है. जैसे मिडिल ईस्ट एशिया से भी वो बहुत ज्यादा पैसा लेता है, प्रोडक्ट लेता है. सॉरी, नेम एनी वन ऑफ द महारत्ना कंपनी. तो हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, IOCL को ले सकते हैं इसमें. किसमें? महारत्ना कंपनी. महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी, मिनी रत्ना कंपनी सिर्फ ये कुछ अमाउंट के बेसिस पे क्या कर सकती है, अपने डिसीजंस ले सकती है. इस तरीके से हमारे यहाँ 3 टाइप की कंपनी हो जाती है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनी. तो IOCL इज द गुड एग्जाम्पल. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ. लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी, सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन. लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं किसी पर्सन के पास 100 एकड़ जमीन है और मान लेते हैं किसी के पास सिर्फ और सिर्फ 5 एकड़ जमीन है. तो सरकार इससे जो एक्सेस लैंड बचा हुआ है वो ले और क्या करे, जिसके पास डेफिसिट है, जिसके पास नहीं है, उस तक पहुंचाने का काम करे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड सीलिंग. क्या बोलते हैं? लैंड सीलिंग. ओके, लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड. अब यहां पे फिक्सिंग कर दिया कि भैया इसके पास 75 एकड़ ही रह सकती, तो रेस्ट क्या है इसको मिल जाएगी. विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बियॉन्ड विच इट वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट. जो एक्स्ट्रा बचेगी वो कौन ले लेगा? सरकार. और सरकार अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेगी. एंड वुड बी अलॉटेड टू द लैंडलेस एंड द स्मॉल फार्मर्स. किसको दे दी जाएगी भैया? लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स को ये लैंड दे दी जाएगी ताकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सके और यहां किसी भी बेसिस पे किसी के भी साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर. जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म थे उसके कारण हमारे यहाँ क्या क्या फायदा हुआ उसको हम लोग देखते हैं. आफ्टर independence, the government of India took several institution land reform to ensure transformation of Indian agriculture. अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें 100% चेंज होता है. क्या क्या? लैंड सीलिंग, इट एंश्योर्ड रिडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड. सबसे पहले हमारे लैंड सीलिंग आने के कारण फायदा क्या हुआ कि कुछ लोग जो बाहुबली बने हुए थे, पूरा का पूरा पैसा लेके, जमीनें लेके, उन सब के सिस्टम को यहाँ पे खत्म किया गया और लैंड सीलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इक्वल हुआ. यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये जो बीच वाला सिस्टम था ब्रोकरेज या जमींदार वाला, ये सिस्टम खत्म कर दिया गया. अब सरकार और सीधा किसान. इट फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ. धीरे धीरे करके यहाँ पे जो फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था वो खत्म किया गया यहाँ पे और फार्मर्स को सेफ एंड सिक्योर लाइफ जीना और अपने प्रोडक्ट को सीधे सरकार को बेचने के ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं. दिस रिफॉर्म हैव लेड टू स्टेबिलिटी ऑफ फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन एंड प्रमोटेड इक्विटी. इसके कारण क्या हुआ, ये जो ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर का, ये धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ करता चला गया just because of the government intervention. आगे बात करते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट. क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो स्टेटमेंट सही होगी या तो गलत होगी. सही होगी तो भी आपको बताना है, गलत होगी तो भी आपको बताना है. ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर द वन एंड द सेम थिंग. क्या ये दोनों चीजें एक है या नहीं है? द गिवन स्टेटमेंट नॉट ट्रू टू परफेक्शन. अगर परफेक्शनिस्ट की बात करें हम लोग तो ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी नहीं है. द टू में साउंड सिमिलर बट आर नॉट एग्जैक्टली सेम. सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, बोलने में भी एक जैसा लग रहा है, बट इसके मतलब अलग अलग है. ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्ड एजुकेशन एंड हेल्थ
हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल में क्या आता है? मेनली एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मींस टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। जो एजुकेशन और हेल्थ है इसके कारण क्या होगा? यहाँ इसकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एक आइडिया है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलबींग। और जो एजुकेशन और हेल्थ है ये कहीं ना कहीं इंटरनल पार्ट है, और यहाँ पे अगर हम लोग ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ये मेन पार्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है, मतलब ये दोनों बातें एक नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल दोनों अलग अलग चीज है। इंडिया हैज अ पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो बताइए, गलत है तो भी बताइए। The given statement is not true. India had a rich stock of scientific and technical manpower in the world. और इंडिया के पास भरपूर क्या है भैया? टेक्निकल और साइंटिफिक नॉलेज है। बट यहाँ ब्रेन ड्रेन का जो सिस्टम है इसके कारण इंडिया कहीं ना कहीं अभी लैग कर जा रहा है, बट धीरे धीरे करके इंडिया भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। ऑल्सो इंडिया हैज टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इंप्रूव इट क्वालिटेटिवली एंड एंश्योर दैट दे आर कंटिन्यूअसली। हमारे यहाँ जो भी चीजें है वो चेंज हो रही है और हम अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं। हम लोग भी नेक टू नेक डील कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। 33 पे हम लोग आते हैं डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को समझते हैं। क्या क्या आता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा प्रोडक्ट को पैकेज करके लोगों तक के कैसे पहुंचाया जाए ये सब कुछ आता है, जिसमें असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में किस तरीके से कोई प्रोडक्ट जहां जहां से लगाया गया है वहां से कस्टमर तक के कैसे पहुंचेगा, उसको वो यूज कैसे करेगा, ये सब कुछ जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ही पार्ट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है रूरल डेवलपमेंट में, अब हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये समझ चुके हैं कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स क्या होने वाले हैं। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स मतलब थोड़े थोड़े पैसे की आवश्यकता होती है किसी भी किसान को, मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता नहीं होती, मगर सरकार उन तक के वो पैसा पहुंचाने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाती है, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। चलिए समझते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल इंस्टीट्यूशन लैंड रिफॉर्म्स टू एंश्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को चेंज करने के लिए सरकार ने बहुत सारे सिस्टम बनाए और बहुत सारी कोशिशें करी, जिसमें लैंड सीलिंग, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, दोनों बहुत अच्छे से काम करता है हमारे यहाँ। ये आंसर हमें हमेशा अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है ना। बट हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम इसीलिए हटाया गया क्योंकि जमींदारी सिस्टम के कारण बहुत सारे किसानों की जमीन भी चले गई थी और उनके पास जो पावर थी जमीन के मालिकाना अधिकार की वो भी खत्म हो चुके थे यहाँ पे। ओके, दिस रिफॉर्म हैज लेड टू स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन एंड प्रमोटेड इक्विटी। इसीलिए लोगों ने क्या करा, उसको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा प्रमोट किया और इस ऑक्यूपेशन में कंटिन्यूअसली बने रहे। तो हो सकता है ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए हम लोग 33 के पॉइंट सी पे आते हैं। एनलिस्ट एनी टू प्रॉब्लम फेस बाय फार्मर्स इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के शुरुआती समय में क्या प्रॉब्लम आती है भैया? देखो, लैंड बहुत दिनों से यूज नहीं होगा तो लैंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बैरन फॉर्म में। अब जब ये बैरन फॉर्म में कन्वर्ट होगा जाहिर सी बात है इसमें कम हो जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो कम हो ही जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे देखें हम लोग कि जो वाटर कैपेसिटी होगी वो सॉइल में पानी होगा ही नहीं, तो सूखी हुई सॉइल होगी तो उसमें पानी बहुत सारा लग जाएगा यहाँ पे। तो ये सब सिस्टम यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नंबर 1, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द मार्केटिंग। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे रोड, रेलवेज, पोर्ट्स की हम लोग बात करें, ये सब उसी में आता है। ओके, चलिए। एंड मार्केटिंग प्रॉपर्ली नहीं होती, अगर वो चीजें बना भी देते हैं तो मार्केट में उसको बेच नहीं पाते हैं। कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्म प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैव मोर शॉर्टर शेल्फ इन द लाइफ स्पान। अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत कम होता है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कम समय रहेगा तो मार्केट तक के एक ही दिन में पहुंचा के उसको सोल्ड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 33 के एक और पार्ट में आते हैं। इंडिया हैज फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन इन 1964-66 गिव वैलिड आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। एक वैलिड स्टेटमेंट दीजिए, ये रिकमेंडेशन जो एजुकेशन कमीशन की थी 1964 और 66 में। द गिवन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही बात है। Over the years, India has not been able to raise the educational standard to the desired level. Education system हमारे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। Education Commission of 1964-66 had recommended that at least 8% of the GDP should be spent on the education. मतलब GDP का 8% जो पैसा है वो किस में लगाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में लगाना चाहिए। Education so as to make a noticeable rate of growth in educational, मतलब एजुकेशन सिस्टम में अगर 8% हम लोग पैसा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। सो अचीवमेंट, हाउएवर द करंट एक्सपेंडिचर लेवल हैज बीन क्वाइट इनएडुकेट, पहले से ये बहुत ही कम है मगर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया भी जा रहा है, 6% 7% तक लाया जा रहा है। दस नेसेसरी स्टेप्स मस्ट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन, और नेसेसरी जो भी जरूरी चीजें हैं, स्टेप्स है, वो लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 33 के बी पार्ट में आते हैं। कैजुअल वेज वर्कर इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। ठीक है, आएंगे काम करेंगे पैसा लेके चले जाएंगे, परमानेंट वाली कोई कहानी यहाँ पे नहीं है। डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन, वैलिड रीजन के साथ आपको यहाँ पे बताना है। द गिवन स्टेटमेंट इज रेफ्यूटेड इन रूरल एरियाज नॉन फॉर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल वर्किंग होती है, सीजन के हिसाब से काम होता है, और सीजन नहीं रहता तो वहाँ पे काम नहीं रहता है। पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशन। नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशन में यहाँ पे स्किल और ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स एंड फील्ड एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो लोग वहीं रह लेते हैं और उनका काम खुद से वो चूज करते हैं कि हमें ये काम करना, हम लोग इतने दिनों में करके दे देंगे। तो इस तरीके से हमारे कैजुअल वेज वर्कर जो है वो बहुत सारे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, ये पूरा का पूरा एक हमें पैसेज दिया गया है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से इसके हम लोगों को क्वेश्चंस को क्या करना है, आंसर देना है। सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझ ले कि ये टॉपिक जो है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन। थोड़ा थोड़ा दिमाग हम लोग लगाए अपने, अगर एग्जाम के पढ़ने के पहले हम लोग अपने पूरे बुक में देखें कि कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम है कि 1965 में जब हमारी वॉर हुई थी, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद हमारे यहाँ ग्रेट फेमाइन आया। उसमें हम लोगों ने क्या करा कि भैया हमारे पास जब खाने के लिए नहीं था तो हम लोगों ने यूएसए से मदद मांगी, जिसमें उन्होंने यूएसए ने हमें वीट दिया, मगर रोटन वीट दिया, और वो जो स्कीम थी उसका नाम था PL 480, पब्लिक लॉ 480। उसने दे तो दिया, बट इसके बाद देखा गया कि यार मैक्सिको में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने 2 DNA लिए, एक छोटे पेड़ के एक बड़े पेड़ के, दोनों को मिलाया और एक नया सीड बनाया जिसको बोलते हैं HYV सीड, और HYV सीड को वहां पे इंप्लीमेंट किया गया। मगर इंडिया में इसको लाया MS स्वामीनाथन। हमारे यहाँ भी 2 स्टेट्स में इसको लगाया गया, पंजाब और हरियाणा, और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता गया। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल है, सॉइल हर साल क्या है, एलुवियल सॉइल आती है, तो वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसी के इर्द गिर्द जो होगा वो कहीं ना कहीं हमारा यह पूरा पैसेज होगा। चलिए समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया होगा इंडिया में? तो 1966 और 67 में। Began in the mid 1960, marking a transition from ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इंडिया टू हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो जो पुराना सिस्टम था उसको चेंज करके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एंड द एसोसिएटेड मॉडर्न टेक्निक्स, और क्या करने लगे, धीरे धीरे करके हम लोग मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ बढ़ने लग गए। द नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अरोज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। किसके कारण आया भैया? जाहिर सी बात है कुछ कमी होगी तभी उसको कवर करने के लिए आया होगा। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड द गवर्नमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया wanted to ensure self dependent in terms of food grains। तो हमारी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि फूड ग्रेन्स के मामले में हम लोग क्या रहे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, मतलब दूसरे किसी भी कंट्री पे यहाँ पे डिपेंडेंट ना हो। सच एफर्ट कोइंसाइडेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑफ वीट डेवलप्ड बाय द नॉर्मन बोरलॉग। और यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ कौन से सीड्स पे हुआ? तो वो हुआ वीट्स पे। नॉर्मन बोरलॉग ने ये किया, कहाँ के साइंटिस्ट थे भैया? मैक्सिको के।
his associates in Mexico. These seeds also necessitated changes in the farming techniques such as the addition of fertilizers, pesticides and best irrigation facilities. और वहां पे क्या चाहिए था उनको? पेस्टिसाइड अच्छे चाहिए थे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी चाहिए और इन सीड्स को फर्टिलाइजर्स बहुत हैवी क्वांटिटी में चाहिए, लगभग 4 से 10 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर्स लगते हैं इनको. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द पास्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. और ये सारे स्टेट्स में बहुत तेजी से ये ग्रो करते हैं और हमारे यहाँ जो आज सेल्फ डिपेंडेंसी थी किसी दूसरी कंट्री पे, आज दूसरी कंट्री हम लोगों पे डिपेंडेंट है. किसके लिए? ग्रेन्स के लिए. तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को पैसेज समझना था. इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं. Why was Green Revolution implemented and how did it benefit the farmers? क्यों इंप्लीमेंट किया गया और उससे बेनिफिट क्या हुआ फार्मर्स को? ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. का लिए था? तो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स को यहाँ पे खत्म करने के लिए. अवेलेबिलिटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, और इंडिपेंडेंस के पहले भी हमारे हैवी शॉर्टेजेस थी जिसके कारण ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ इंप्लीमेंट किया गया. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच वॉज अदरवाइज वेरी लो. अगर ये नहीं होता तो हमारी प्रोडक्टिविटी आज बहुत ही ज्यादा लो रहती. इट हेल्प्ड इन इंप्रूविंग द इनकम ऑफ द फार्मर्स बाय क्रिएटिंग मार्केटेबल सरप्लस. बट यहाँ पे फायदा ये हुआ कि आज इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे ग्रेन्स का कि हमारे यहाँ मार्केटेबल सरप्लस है और फूड ग्रेन्स जो बफर स्टॉक में हर साल फुल रहता है हमारे पास. इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, बट इसके कारण हमारे यहाँ इंक्रीज हुआ किसमें? एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट दोनों में. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ वैलिड एक्सप्लेनेशन. अब आपको बताना है भैया ये स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है. Green Revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during times of shortage. क्या ये times of shortage में काम आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है. The given statement is appropriate as the Green Revolution helped government to procure and preserve more food grains. कहाँ रखेगी? तो ये भैया बफर स्टॉक पे रखेगी. ठीक है, कौन मेंटेन करेगा सर इसको? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करेगा इसको. इंक्रीज इन द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन हैज बीन सो substantial that India not only started maintaining buffer stocks of good food grains but also became a dominant player in the food grain exporter market. अभी हम लोगों ने पहले तो खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, अब हम लोगों ने स्टॉक किया बफर स्टॉक में जिसको FCI मेंटेन करती है. अब हम लोग जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको क्या करते हैं? मार्केट से एक्सपोर्ट भी करते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है आत्मनिर्भर भारत की. ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है. इसी के साथ हमारा जो सैंपल पेपर है CBSE का पूरा सॉल्व किया हम लोगों ने. इसमें बस बातें याद रखनी है कि जो ऑप्शंस है उससे मल्टीपल हम लोग और भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ. करना है एक छोटा सा काम, आपको इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ मिलने वाला है ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल.